नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। सुबह के 11 बज चुके हैं। चलिए समाचारों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों में तनातनी। जम्मू कश्मीर में सोपोर के संगीपोरा में 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं गांव रक्षा समिति के सदस्यों की हत्या के बाद किश्तवाड़ में आज बंद का आह्वान। महाराष्ट्र के महासंग्राम में आज उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं झारखंड में राहुल गांधी ठोकेंगे ताल। गठबंधन के बाकी नेता भी धुआंधार प्रचार में जुटे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भरोसे की नई ऊंचाइयों पर है रूस और भारत के बीच रिश्ते। भारत को बताया बेहतरीन सहयोगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर पढ़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 7 जजों की संविधान पीठ में हुई है सुनवाई। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा में आज फिर से हंगामा छाया हुआ है। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति 2 दिनों से लगातार बनी हुई है। विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शल्स ने सदन के बाहर निकाला। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख। एक बार फिर से तनातनी की खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से। सरकार ने आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव सदन में रखा है, जिसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच अब सदन में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। सदन में आज फिर से पोस्टर्स लहराए गए। आर्टिकल 370 की बहाली से जुड़े प्रस्ताव पर टकराव एक बार फिर से देखा गया। मार्शल्स को बीच बचाव करना पड़ा। अहमद शेख को मार्शल्स ने सदन के बाहर निकाला। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख हैं। कुछ बीजेपी विधायकों को भी मार्शल्स के जरिए सदन से बाहर किया गया है। बीजेपी का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार असंवैधानिक काम कर रही है और विधानसभा को आर्टिकल 370 की वापसी का प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। संसद ने आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए और लोगों को नैतिक अधिकार हासिल हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता इसी मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए। क्या वजह है कि आज भी ये गहमागहमी जारी है शैलेंद्र, और क्यों दोनों ही पक्ष और विपक्ष टकराव की स्थिति में है? देखिए अजय, हम जानते हैं कि जब से अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा में आया है, तभी से हम देख रहे हैं कि हंगामा देखने को मिल रहा है। और आज भी ये जारी रहा, इसलिए चूंकि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो हंगामा कर रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष के बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे थे। उनका यह कहना था कि ये जो प्रस्ताव आया है पूरी तरह से असंवैधानिक है और कोई अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर विधानसभा को इस तरह के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का। और आखिर क्यों सत्ता पक्ष यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उससे जुड़े जो पार्टी जो सहयोगी हैं वो इस तरह के प्रस्ताव पर आगे बढ़े हैं। तो ये उसपे एक टकराव की स्थिति देखने को मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों के बीच मार्शल बुलाना पड़ा। हम जानते हैं कि एक निर्दलीय विधायक को मार्शल के जरिए बाहर करना पड़ा था। कुछ बीजेपी विधायकों को मार्शल के जरिए बाहर करना पड़ा सदन से। एक टकराव की स्थिति कल भी देखने को मिली थी और आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिली। इस बीच बीजेपी 2-3 मुद्दों पर कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अब्दुल्ला सरकार है उसको कटघरे में खड़ा कर रही है। पहला तो ये कह रही है कि जब स्पष्ट तौर पर ये पता है कि संसद ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने का काम किया है, 35 से निरस्त करने का काम किया है, तो इस तरह का एक प्रस्ताव विधानसभा में लाना तो क्या असंवैधानिक काम या फिर संविधान विरुद्ध काम? कांग्रेस पार्टी जो कि वो सहयोगी दल है जम्मू कश्मीर में भी, और हम जानते हैं कि इंडी गठबंधन के सदस्य भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है बहुत स्पष्ट करना चाहिए। वैसे तो चुनावी जनसभाओं में संविधान की प्रतियां लहराते हैं और सत्ता में जब उनका कोई सहयोगी दल होता है तब वो संविधान विरुद्ध काम क्यों करते हैं? दूसरी बात है, क्या ये आपसी प्रतिस्पर्धा का नतीजा है कि पीडीपी से एक तरह से देखें इस मुद्दे को छीनने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है
और इस वजह से इस तरह के कदम उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इस बात को उसे खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पता है। तो ये फिर आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाया जा रहा है, ये जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस और सत्ता में बैठे ये शैलेंद्र, ये राजनीतिक थोड़ा सा नेताओं हमें को देना समझाइए चाहिए। कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो समझ में आ रहा है कि चलिए सरकार में है, वो इसके प्रस्ताव और इस प्रस्ताव को विरोध में लेकर के आई। ये पीडीपी और एआईपी, ये लोग अलग से प्रस्ताव लेकर के क्यों आ रहे हैं? कि देखिए, यही मैं कह रहा था कि एक प्रतिस्पर्धा है। दरअसल पीडीपी ने इस मुद्दे को चुनाव के दौरान उठाया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक चुनावी जीत हासिल हुई और पीडीपी अपनी जड़ें फिर से न जमा पाए, या फिर जिस तरह से उस मुद्दों को उठा रही है जम्मू कश्मीर में, तो उसको लेकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें एक दौड़ में पीडीपी को पीछे छोड़ना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि कई मुद्दों पर एक राय रखते हुए भी जी शैलेंद्र। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है। और हम बहुत स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि बीजेपी का यह कहना है कि जो भी दल इस तरह की बात करते हैं, वो अब देखें तो गुजरे जमाने की बात हो गई और दुनिया की कोई भी ताकत अब अनुच्छेद तो 370 को जम्मू कश्मीर में बहाली नहीं कर सकती। इस चलिए बात को शैलेंद्र, बहुत बखूबी जानते शुक्रिया, आप हैं निगाह बनाए रखिए। वहां PDP पर हंगामा लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त और एक बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़ी हुई। क्या ये अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा? आज सुप्रीम कोर्ट इसी पर फैसला सुना रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में 7 जज हैं और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला और दीपांकर दत्ता, मनोज शर्मा और एससी शर्मा इस पीठ में है। Whether AMU is a minority education institution, and for the adjudication of the appeal from the decision of the Allahabad High Court in Malay Shukla's case after receiving instructions from the Chief Justice on the administrative side. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं, इस पर सुनवाई लगातार जारी है। जो 7 जजों की संवैधानिक पीठ है अपना फैसला सुन रही है। 4 जजों के बहुमत में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान बताया गया है। 7 जजों की इस पीठ में अब बहुमत से फैसला आ चुका है। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जे को स्वीकार नहीं किया था और उसके बाद एएमयू ने इसको सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी। 2005 में एक फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और बड़ी खबर आ रही है कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो है वो बरकरार रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और 4 जजों ने बहुमत से इसको स्वीकार किया है। इससे पहले आपको बताएं कि 2005 में हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अल्पसंख्यक उसको न माना जाए, और अब ये फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। अल्पसंख्यक संस्थान माना गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, और 4 जजों ने बहुमत से इसको अल्पसंख्यक संस्थान माना है। दरअसल पक्षकार ने ये दलील दी थी कि चूंकि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करती है और इसलिए इसको राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसमें आरक्षण के वही नियम लागू होने चाहिए जो दूसरे विश्वविद्यालयों पर लागू हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि 7 में से 4 जजों ने अब एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मान लिया है। अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा अब लगातार जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस मामले में आ चुका है।
अगर माइनॉरिटी स्टेटस न रहता तो फिर एएमयू को सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करना होता, लेकिन अब ये तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित कर दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा है वो लगातार हमारे साथ है। और विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बड़ा फैसला आ चुका है विकास, अब शायद कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रह गया है कि अल्पसंख्यक का दर्जा जो है एएमयू का वो बरकरार रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने, सीजेआई और 3 अन्य जजों ने ये माना है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। और इसके बारे में जो भी आर्गुमेंट्स हुए थे उनको यहाँ पर कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया और ये कहा कि जब 1920 में एक सेंट्रल एनैक्टमेंट के जरिए, एक एक्ट के जरिए जो पहले जो मुस्लिम कॉलेज जो होता था, मुस्लिम एग्रो और यूनिवर्सिटी बनाई, तो इससे ये नहीं हो जाता कि उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। सरकार अगर किसी संस्थान को केंद्रीय संस्थान घोषित करने के लिए इस तरह से कोई इनैक्टमेंट लाती है तो ये जरूर देखना होगा कि भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आप देखें कि एएमयू में जो शुरुआती दौर में केवल मुस्लिम ही इसके प्रबंधन और वित्तीय जो भी उसमें ये 100% जो भी अपॉइंटमेंट्स होती थी वो मुस्लिम समुदाय से होती थी, तो उसको डाइल्यूट हालांकि बाद में किया गया और ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। लेकिन कोर्ट ने माना कि बावजूद इसके अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये सारी चीजें खत्म की जाती हैं तो अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा है वो खत्म नहीं हो जाता है यूनिवर्सिटी का। जैसा हम जानते हैं कि इसमें मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलता है और जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनमें SC, ST, OBC रिजर्वेशन मिलता है, तो वो यहाँ पर नहीं लागू होता था। हालांकि ये क्योंकि उस पर अब तक स्टे लगा हुआ था, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ही इस तरह के रिजर्वेशन को और माइनॉरिटी स्टेटस को एक तरीके से असंवैधानिक घोषित किया था, उसके बाद से वो आरक्षण वहां पर लागू नहीं हुआ मुस्लिम्स लिए। और ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी 2006 से ही। अपील सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर ना तो रोक लगाई थी, ना ही किसी तरह का स्टे दिया था, तो इसीलिए जो व्यवस्था अभी तक रुकी हुई थी वहां पर आरक्षण को लेकर के कि मुस्लिम को वहां पर आरक्षण दिया जा सकता है 50%, वो अब आगे आने वाले समय ने कहा कि केवल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कुल लेकर जो नियम थे, जो शुरुआत में 1920 के एक्ट में जो रूल्स बनाए गए थे, भले ही उनको अमेंड कर दिया गया बाद में आजादी के बाद, लेकिन इससे एएमयू का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खत्म नहीं हो जाता। 3 जो है इसमें 4 जजेस ने कहा है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए उन्होंने 1967 का एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था अजीज बादशाह, जिसमें ये कहा गया था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, उसको ओवर रूल किया है। तो व्यवस्था ये दी है 7 जजेस ने, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है इस विषय पर, कि एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विकास। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा जो दिया गया था उसको बरकरार रखा जाएगा और आज सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर पूरी तरह से एक तरह से उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि इसको रिव्यू किया जा सकता है। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए समाचार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं समाचार। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर के सोपोर से, और वहां पर एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर आ रही है, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। लगातार बताया जा रहा है कि सब जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी, अब सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ था। ये मुठभेड़
बीती रात से ही लगातार जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और अब भी निगरानी लगातार जारी है। आतंकियों की पहचान फिलहाल नहीं हुई है। उधर कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनकी पहचान और संबद्धता का पता लगाया जा रहा है। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद उनके पास से बरामद किया गया है। पिछले कुछ दिनों में उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़ है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों के द्वारा इलाके में तलाशी अभियान शुरू के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और यह भी बताया गया कि तलाशी दल जब संदिग्ध जगह की ओर बढ़ रहे थे तो छिपे हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। अब भी दोनों ओर से रुक रुक करके गोलाबारी जारी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। अब उनकी पहचान और वो कहां से जुड़े हुए हैं इसका पता लगाने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन ये बड़ी खबर, सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ जो लगातार बीती रात से जारी था, अब बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को लगी है और 2 आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं। आशंका यह है कि 2 से 3 आतंकवादी और भी छिपे हो सकते हैं। सघन तलाशी अभियान लगातार जारी है और मारे गए आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सवाल ये उठता है कि इन्हें अभी भी इन आतंकियों को कौन शह दे रहा है और कहां से उन्हें ये हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। दोनों ओर से रुक रुक करके गोलाबारी जारी है। और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आतंकी हमले में 2 गांव रक्षा समिति के सदस्यों के अपहरण और उसके बाद उनकी हत्या के बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सनातन धर्म सभा नाम के एक संगठन ने आज किश्तवाड़ में बंद का आह्वान किया है। मारे गए सदस्यों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनकी पहचान नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार के रूप में की गई है। उनके हत्यारों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की। और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 2 बीडीजी की हत्या पर भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से आतंकवाद की घटनाएं रुकी हुई थीं, लेकिन फिर से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उन्होंने इसे एक निंदनीय घटना बताया और कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। किश्तवाड़ में भी इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में बड़ा दुखद है। काफी देर से मिलिटेंसी रुकी हुई थी। बीडीजी के सदस्य के पास अब हथियार थे या नहीं थे, कैसे उनको पकड़ा, ये तो जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे ऐसा लगता है। कुछ लोग जो स्थानीय लोगों की सपोर्ट लेकर के यहाँ पर आतंक का जो वातावरण है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के संस्थापक सदस्य और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष और भी विशेष है क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत के सबसे प्रशंसित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी ने भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से खुद को समर्पित किया है। अपनी बुद्धिमत्ता और समृद्ध अंतर्दृष्टि के लिए वे हमेशा सम्मानित रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे कई वर्षों तक उनका मार्गदर्शन मिला। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। आज भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी 97 वर्ष के हो गए। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिनों से चला आ रहा महापर्व छठ संपन्न हो गया। बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में उगते हुए सूर्य को आज अर्घ्य दिया गया। इस समय घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ व्रतियों ने सूर्य की उपासना की। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनके 36 घंटे के कठिन व्रत का पारण हो गया। नहाय खाए से शुरू होने वाले इस पर्व को आज अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न किया गया और बिहार के पटना, झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ओडिशा के भुवनेश्वर, तमिलनाडु के चेन्नई और महाराष्ट्र के मुंबई में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये पर्व संपन्न हुआ है। छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान से प्रकृति और संस्कृति की जो झलक देखने को मिली है वो देशवासियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भरने वाली है।
सुबह के अर्घ के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा में भांति भांति के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसका व्रत भी किसी कठिन साधना से कम नहीं होता। छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई की जाती है। छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दें। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने छठ पर्व संपन्न होने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उदीयमान भगवान सूर्य के अर्घ्य और उपवास उपरांत पारण के साथ ही लोक आस्था का छठ पर्व संपन्न हो गया। दीनानाथ भगवान भास्कर सबका कल्याण करें। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए वोट डाला है। बात करें अगर पिछले 10 सालों की, तो जहाँ भारत में लगातार जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है, वहीं विश्व के बड़े देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। आपको अब बताते हैं कि पिछले 10 सालों में कहाँ कहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। दरअसल सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो यहाँ पिछले 10 साल में 4 राष्ट्रपति बदले, बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद फिर से जो बाइडन और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप। 14 से 24 की बात करें तो ब्रिटेन के इतिहास पर नज़र डालें पिछले 10 सालों के, तो 2014 और 24 के बीच में डेविड कैमरून, उसके बाद थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रूस, यानी 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। और ऋषि सुनक और कीर स्टारमर छठे प्रधानमंत्री जो कि ब्रिटेन में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 4 प्रधानमंत्री बदले, टोनी अबॉट, मैकलम टर्नबुल, स्कॉट मॉरिसन और एंथनी एल्बनीज। फ्रांस में 2 राष्ट्रपति, फ्रांकोइस होलांदे और एमुअल मैक्रो सत्ता में रहे। वहीं जापान में 4 प्रधानमंत्री बने, शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, फुमियो किशिदा और शुगेरू इशिबा। कि भारत में लगातार नरेंद्र मोदी पर विश्वास बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने जमाते इस्लामी से समर्थन मांगकर अपना रुख साफ कर दिया है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को आधुनिक मुस्लिम लीग के रूप में चलाना चाहती है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े संगठनों का मोर्चा है और 100% सांप्रदायिक और तुष्टीकरण वाली पार्टी। Well, it is blatantly clear that Priyanka Vadra and Rahul Gandhi asking for support of Jamaat-e-Islami has cleared their stand that they want to run the Congress party as the modern Muslim League. Earlier, the Congress party also attempted to take support of Indian Union Muslim League. All of this points towards only one factor, that the Congress party is the front of the Tukde organizations, and Congress today is a 100% communal, 100% appeasing party.
एक बार फिर से आपको उसी बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अल्पसंख्यक एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान देने का जो मामला है उस पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से 1967 के अजीज बादशाह मामले में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसके आधार पर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था और अल्पसंख्यक दर्जा अब नए सिरे से तय किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में जो निष्कर्ष के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक का दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर अब सौंप दिया है। विकास एक बार फिर से हमारे साथ हैं। विकास से एक बार फिर से स्पष्टीकरण लेते हैं। विकास, क्या मामला है ये थोड़ा सा फिर से समझाएं। एक बार बहुमत से आपने बताया कि 4 जजों ने स्वीकार किया और उसके बाद ये 3 जजों के ऊपर छोड़ा गया है। क्या फिर से अभी अंतिम फैसला आना बाकी है? देखिए, संविधान पीठ ने आज अपना फैसला दे दिया है। हालांकि जो डिसेंटिंग जजमेंट है उसको भी पढ़ा जा रहा है। 3 जजों ने बहुमत की राय से अलग अपना फैसला दिया है, वो भी अपना जजमेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक तरीके से सिद्धांत स्थापित कर दिया है कि अजीज बादशाह में जो बातें कही गई थी वो लागू नहीं होती हैं। इसीलिए एएमयू को लेकर के 3 जजेस, जो आज का फैसला है, इसमें जो भी प्रिंसिपल्स आज स्थापित किए हैं इस बेंच ने, उसके आधार पर एएमयू को लेकर के एक 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने बहुमत के फैसले में, वो सारी कसौटियां, वो सारे शर्तें एएमयू पूरी करता है या नहीं। अगर वो सारी शर्तें एएमयू पूरी करता है तो जाहिर है कि एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बना रहेगा। और अगर ये 3 जजेस की बेंच ये पाती है कि जो सिद्धांत आज जिसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने की है वो उनमें से कुछ सिद्धांत एएमयू पर लागू नहीं होते, तो निष्कर्ष कुछ और हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से आज अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फाइंडिंग थी कि एक बार सेंट्रल एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी जाती है तो चाहे उसके फाउंडर्स भले ही मुस्लिम समुदाय से रहे हों, लेकिन जैसे ही एक सेंट्रल एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी बनती है तो वो एक अधिकार खत्म हो जाता है मुस्लिम समुदाय का। ये अजीज बादशाह में कहा गया था, इसको ओवर रूल कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने। इसका नतीजा जो अभी 3 जजेस सुनवाई करेंगे, इसका जो असर होगा वो ये होगा कि अभी भी जो स्थिति बरकरार थी, यानी रिजर्वेशन पॉलिसी वहां पर मुस्लिम्स को जो नहीं दिया जा रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है 2006 में, वो स्थिति बरकरार रहेगी। यानी एक चीज ये समझना चाहते हैं कि जो एएमयू है, क्या उसको किसी तरह के सेंट्रल या स्टेट के एक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है? उसकी स्थिति क्या है? और ये जो पूरा मामला है, अगर मान लीजिए अल्पसंख्यक संस्थान जारी रहता है तो फिर जो सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन होगा? देखिए, एएमयू को लेकर के आजादी से पहले एक एक्ट लाया गया था 1920 में, उस वक्त सेंट्रल एक्ट लाया गया था, तो इसीलिए केंद्रीय एक्ट के तहत एएमयू को स्थापित किया गया था यूनिवर्सिटी को। और 1981 में भी उस वक्त की सरकार ने, क्योंकि हमने जब देखा, जो हम पहले बात कर रहे थे कि 1920 में जब ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के तौर पर स्थापित किया गया, उसके बाद आजादी के बाद कुछ परिवर्तन हुए, कुछ संशोधन लाए गए। मतलब केवल एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्लिम ही नहीं रह सकते, ये व्यवस्था दी गई। इसके बाद ये जो पीछे जितने भी संशोधन हुए, जिससे 1930 के एक्ट को थोड़ा डाइल्यूट किया गया था, उनको वापस से बहाल करने के लिए 1981 में एक बार फिर उस वक्त संसद में एक्ट एक बार और लाया गया एएमयू को लेकर के, और उसके जरिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित करने की कोशिश की गई। हालांकि जिसकी हम बात कर रहे हैं, 81 में जो अमेंडमेंट लाया गया था उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं माना 2005 में अपने एक फैसले में, और ये कहा कि अजीज बादशाह में जो बात कही गई थी उसके प्रकाश में एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं माना जा सकता। इसीलिए वहां पर जो इंटरनल रिजर्वेशन है, 50% मुस्लिम्स को जो रिजर्वेशन है, वो असंवैधानिक है। ये 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइंडिंग थी। उसके बाद से ही वहां पर रिजर्वेशन पर रोक लग गई। 50% मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता था, इसके खिलाफ तत्कालीन सरकार, केंद्रीय सरकार अपील में भी आई सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर। तो वो व्यवस्था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में जो मामला आया था उसमें जो दी थी वो बरकरार है अब तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो सेंट्रल एक्ट 2 बार आए हैं, एक बार 1920 में, एक बार 1981 में। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि 2016 में जो नई एनडीए गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हम केंद्र सरकार की पिछली अपील को विथड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि केंद्र से फंड पाने वाला या सेंट्रल एक्ट के जरिए स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं मानी जा सकती। तो सेंटर ने अपनी अपील वापस ले ली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है उसने सीधे सीधे अजीज बादशाह फैसले को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का एक मुख्य आधार था, उसको ओवर रूल कर दिया है। अब इसका क्या फॉल आउट होगा, इसका क्या नतीजा होगा, वो 3 जजेस को तय करना है एएमयू के संदर्भ में। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो जिन जजेस ने डिसेंट किया है वो अपना फैसला सुन रहे हैं,
आज ही ये कार्रवाई की जाएगी या फिर अभी ये बात के लिए टाल दी गई है? अभी तक अल्पसंख्यक दर्जा है या नहीं, इस पर अभी स्पष्टता नहीं हो पाई है। बिल्कुल, एएमयू को लेकर के 3 जजेस की बेंच ये अंतिम निष्कर्ष सुनाएगी कि क्या एएमयू आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परिधि में आता है और उसको एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माना जाए सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के संदर्भ में। हालांकि जिस बेंच ने सीधे अजीज बादशाह मामले में जो फैसला था, जो पर्टिकुलरली एएमयू को लेकर के जिस पर बहस हुई थी, चर्चा हुई थी, उसकी फाइंडिंग्स को ओवर रूल किया है। सैद्धांतिक तौर पर इन्होंने उस फैसले को ओवर रूल किया है आज संविधान पीठ में, जिसके जरिए एएमयू का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस गया था। लेकिन खुद चीफ जस्टिस ने एएमयू को लेकर कोई ऑपरेटिव पार्ट यहाँ पर नहीं पड़ा और उन्होंने कहा कि 3 जजेस इसके बारे में फैसला लेंगे। दूसरी बात यहाँ है कि अभी तुरंत स्थापित नहीं होगी, कोई नई बेंच गठित नहीं होगी। वजह आज चीफ जस्टिस का लास्ट वर्किंग डे है कोर्ट में, वो रिटायर हो रहे हैं। तो अब जो नए सीजीआई आएंगे वो एक नई बेंच का गठन करेंगे। कब करेंगे, कब सुनवाई होगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो क्या वो भी संवैधानिक पीठ होगी विकास? अजय, इसमें 3 जजेस को भेजा गया है, तो इसको हम संविधान पीठ नहीं कह सकते, क्योंकि मिनिमम 5 जजेस की संविधान पीठ रखी जाती है। यहाँ पर 3 जजेस को रेफर किया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने वापस। उन्होंने एक तरीके से इस बेंच ने ये कह दिया है कि हमने आपको सिद्धांत आपके हवाले कर दिए हैं कि आप किन सिद्धांतों के आधार पर माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का डिसाइड करेंगे। तो उस बेंच को नए सिरे से सिद्धांत डेवलप नहीं करने हैं, उसको आज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं उसके आधार पर, उसकी कसौटी पर एएमयू की स्थिति को परखना है, उस एएमयू के संदर्भ में आज के सिद्धांतों को लागू करना है। बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार ने अब जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धुले से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद नासिक में वे एक विशाल जनसभा को संबोधित कर एनडीए के हक में माहौल बनाएंगे। पीएम मोदी अगले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। धुले जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। धुले शहर, धुले ग्रामीण, शिंदखेड़ा, शिरपुर और सकरी। और नासिक की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 15 सीट्स हैं। यहाँ पर महायुति की तरफ से सीट शेयरिंग में बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे गुट के 3 और एनसीपी अजीत पवार के 6 प्रत्याशी और 1 सीट सहयोगी दल की है। ये सभी उम्मीदवार प्रधानमंत्री की सभा में उपस्थित रहेंगे। और आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वे शिराला, कराड दक्षिण, सांगली और इचलकरंजी विधानसभाओं में जाकर के जनसभा में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में महायुति के नेता भी आज धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजीत पवार और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी गठबंधन के पक्ष में रैली करेंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी ने भी चुनावी गारंटी की घोषणा के बाद से अपनी रणनीति को धार दी है। आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के तमाम नेता अपने चुनावी वादों को रैलियों के जरिए दोहराएंगे। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में। चलाया जा रहा है प्रिवेंटिव विजिलेंस अभियान अपने अंतिम चरण में है। मैं इस अभियान की सराहना करती हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। अग्रणी राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल एक कुशल प्रशासक भी थे। सरदार पटेल के आदर्श से देशवासियों को राष्ट्र निर्माण हेतु कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देवियों और स्वजनों, हमारी संस्कृति में नैतिक जीवन को सार्थक एवं सफल जीवन माना जाया गया है। महान दार्शनिक और कवि तिरुवल्लुवर ने बिना किसी को क्षति पहुंचाए अर्जित धन को आनंद का स्रोत बताया है। हमारे समाज में सत्यनिष्ठा और अनुशासन को जीवन का आदर्श माना गया है। लगभग 2300 वर्ष पहले मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों के बारे में लिखा है कि वे अनुशासनहीनता नापसंद करते हैं और कानून का पालन करते हैं। उनके जीवन में सरलता और मितव्ययता है। इसी तरह से पेरियार ने भी हमारे पूर्वजों के बारे में उल्लेख किए थे। इस परिप्रेक्ष्य में सीबीएसई द्वारा इस वर्ष की गतिविधियों के लिए चुना गया सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विषय अत्यंत उपयुक्त है।
देवियों और स्वजनों, विश्वास या ट्रस्ट सामाजिक जीवन का आधार है। ये एकजुटता का स्रोत है और संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। सरकार के कार्य और कल्याणकारी योजना में जन विश्वास से भी शासन को शक्ति मिलती है। भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं। ये एक रिचुअल मात्र नहीं है, ये एक गंभीर प्रतिज्ञा है। इसको निभाने का सामूहिक दायित्व हम सबका है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस बीमारी की जड़ तक जाना होगा। केवल सिम्टम्स के जरिए इसे ठीक करना प्रभावी नहीं होगा। भारतीय समाज के शाश्वत मूल्यों ऐसे सत्यनिष्ठा, सदाचार, करुणा और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना होगा। इन जीवन मूल्यों को और अधिक सींचने तथा मजबूत करने की आवश्यकता है। अक्सर आप समाचार पत्रों में और अन्य संचार माध्यमों से जानते सुनते होंगे कि ट्रेन में किसी व्यक्ति ने अपना सामान छोड़ दिया और किसी गरीब व्यक्ति ने वो सामान पुलिस को सौंप दिया। ये व्यक्ति चाहता तो उस सामान को अपने घर ले जा सकता था, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी उसे सही गलत की पहचान है। ये नैतिकता ही भारतीय समाज का आदर्श है। जब कुछ लोग अच्छे जीवन का मानक सिर्फ बंधुओं तो धन व संपत्ति का संग्रह मानने लगते हैं, तो ये इस आदर्श से भटक जाते हैं जिसके लिए वे भ्रष्ट कार्य का सहारा लेते हैं। जीवन का मुख्य मूलभूत आवश्यकता को पूरा करके आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में है। मैं जनजातीय समाज से आती हूँ। मैंने देखा है कि सीमित संसाधनों में भी जनजातीय समाज के लोग प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं और अपना जीवन सुख से जीते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों की नियति हमेशा बुरी होती है। वे कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। वे हमेशा इस भय में रहते हैं कि ना जाने कब उनकी अनैतिक और गैर कानूनी गतिविधियां सभी के सामने आ जाएंगे। कोई ऐसे लोगों का बचा हुआ जीवन कारागार में बीतता है। ऐसे व्यक्तियों के परिजनों को समाज में अपमान सहना पड़ता है। देवियों और स्वजनों, सही भावना और दृढ़ संकल्प के साथ कोई कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। हमने देखा है कि कुछ लोगों द्वारा अस्वच्छता को हमारे देश की नियति मान लिया गया था, लेकिन सशक्त नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति और नागरिकों के योगदान से स्वच्छता के क्षेत्र में सुखद परिणाम आए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों द्वारा भ्रष्टाचार के उन्मूलन को असाध्य मान लेना एक निराशावादी दृष्टिकोण है जो उचित नहीं है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है। सार्वजनिक खरीद में ई टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किए हैं। एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है। वर्ष 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया है। पिछले इस 10 वर्षों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सरकार ने $12 बिलियन से अधिक की संपत्तियां जब्त की है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति से भ्रष्टाचार जोर से समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति का कार्य भी देश की स्वच्छता के अभियान
का ही एक रूप है। देवियों और स्वजनों, भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्रवाई में दूरी या कमजोर कार्रवाई से अनैतिक व्यक्तियों को हौसला मिलता है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हर कार्य और व्यक्ति को संदेश की दृष्टि से ना देखा जाए। हमें इससे बचाना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित ना हो। किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य समाज में न्याय और समता व्याप्त करना होना चाहिए। प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार श्री सुदर्शन जी की एक कहानी है, हार की जीत, जो स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। इस कहानी में बाबा भारती नाम के एक सौजन व्यक्ति के घोड़े को एक डाकू गरीब भिखारी के भेष में धोखेबाजी करके ले भागता है। बाबा भारती उस डाकू से विनती करते हैं कि वो इस घोड़ा की चर्चा ना करे, क्योंकि लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती की ये बात याद करके डाकू का हृदय परिवर्तन होता है और वो घोड़ा वापस कर देता है। आप में से बहुत से लोग इस कहानी से परिचित होंगे। भारतीय मानस के हिंदी शाश्वत मूल्यों के कारण गलत व्यक्ति भी सही राह पर आने की कोशिश करता है। सीबीसी की जिम्मेदारियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये संस्थान इस जिम्मेदारियों को बेखूबी निभा रहा है। जिनके जन्मदिन पर विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह मनाया जाता है, उन सरदार पटेल का जीवन एक अनुपम आदर्श था। वे सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सदाचार, संयम और दृढ़ता के प्रतीक हैं। आइए एक बार फिर हम ये संकल्प लें कि भ्रष्टाचार के संपूर्ण उन्मूलन कर भारत को समग्र रूप से श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आप देख रहे थे राष्ट्रपति जी का संबोधन। उन्होंने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आह्वान किया और सभी से इस मुहिम में सहयोग की अपील की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका वाड्रा जमाते इस्लामी के से समर्थन मांग रही हैं और उनके समर्थन से वायनाड में चुनाव लड़ रही हैं। सीएम विजयन ने आरोप लगाया कि जमाते इस्लामी का आचरण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात उन्होंने वायनाड में एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी के लिए अपने चुनावी अभियान के दौरान कही है। बांग्लादेश की नई सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है। 5 नवंबर की शाम को भी चटगांव के हजारी गली और अन्य हिंदू इलाकों में दंगाइयों ने धावा बोल दिया और हिंदुओं पर खूब अत्याचार किया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो अक्सर ये दावा करती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के बारे में खबरें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं, पिछले महीने चटगांव में एक रैली में सनातनी समुदाय के लोगों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किए जाने से शर्मिंदा हुई। 5 नवंबर को चटगांव में हिंदुओं पर हमला बोल दिया गया और उनके साथ लूटपाट की गई। दंगाइयों ने हिंदुओं की दुकानों और घरों से सोने के आभूषण, कीमती सामान लूट लिए। पुलिस ने दंगाइयों पर कार्रवाई करने के बजाय 200 से ज़्यादा हिंदू पुरुषों को ही गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार ऐसी भी आशंका है कि उनमें से कुछ को गोली मार दी गई हो।
शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि हम चिंतित पड़ोसी निश्चित रूप से बांग्लादेश की बहनों और भाइयों के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री गॉन किम योंग के साथ मुलाकात कर सिंगापुर की अपनी यात्रा की शुरुआत की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, सिंगापुर की अपनी यात्रा की शुरुआत उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री गॉन किम योंग के साथ मुलाकात करके की। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के बीच औद्योगिक पार्क्स, हरित ऊर्जा, कौशल विकास, नवाचार और सेमीकंडक्टर पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने सिंगापुर में आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें राउंड टेबल सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने सिंगापुर भारत के रिश्तों को और मजबूत बढ़ाने को लेकर के कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य देश में 12 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करना है। इसके मद्देनजर प्रतिभा और कौशल को और ज्यादा निखारा जाएगा। To accelerate these trends, the Modi government has announced the establishment of 12 new industrial parks. It has also doubled down on infrastructure building that has made so much progress already in the last decade. Along with that, there is a deepening focus on enhancing the quality of India's talents and skills through vocational training, internships, and expanding the education sector. विदेश मंत्री ने औद्योगिक पार्क के अलावा हरित ऊर्जा, कौशल, इनोवेशन और सेमीकंडक्टर के तहत भारत सिंगापुर समकालीन साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की है। Both India and ASEAN are today more focused on realizing the value of green hydrogen and green ammonia. We are preparing for an era of electric mobility, green shipping, and green steel. Our businesses will have to adjust accordingly. The digital world also opens up new possibilities as we all seek to collaborate to establish more payment platforms, data centers, and semiconductor facilities. विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट करने के कुछ घंटे बाद ही कनाडा सरकार ने ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के आउटलेट को बैन कर दिया। विदेश मंत्री ने भारत कनाडा कूटनीतिक गतिरोध पर टिप्पणी की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया टुडे ने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया था। वहीं भारत ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि ये कनाडा द्वारा आउटलेट पर प्रतिबंध लगाने का कदम से हैरान है और इस बात पर जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को यह घटना उजागर करती है। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कैनबरा में जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि अब हमें पता चल गया है कि इस आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है और कनाडा में अब यह दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं रहा। We understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just an hour or so, a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong. And the particular media outlet also had several articles on the visit of the External Affairs Minister, as also an interview of External Affairs Minister. So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I would say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about three things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. So you can draw your conclusions from that why the Australia Today channel was blocked by Canada. और कितनी हास्यास्पद बात है कि कनाडा के उच्च स्तर के मंत्री स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को सहारा बनाया, वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट को खुद अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लीक किया और अब
वो खुद ऑस्ट्रेलिया टुडे पर बैन लगा चुके हैं और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रचार प्रबंधक सूजी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त कर दिया है। इस प्रभावशाली पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला है जो व्हाइट हाउस के प्रशासनिक कार्यालय का नेतृत्व करेंगी। ट्रंप ने सूजी वाइल्स को जीतने वाली प्रबंधक कहा और उन्होंने बताया कि यह सम्मान उनके लिए पूरी तरह से योग्य है क्योंकि वो अमेरिका की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बनी है। यह ट्रंप के प्रशासन की पहली नियुक्ति है और उनका ट्रांजिशन टीम उन्हें महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों की तलाश में मदद कर रही है। चीफ ऑफ स्टाफ राष्ट्रपति के कामकाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वे राष्ट्रपति और कांग्रेस तथा अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय का काम करते हैं, साथ ही नीतिगत फैसलों को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह लगातार अमेरिका में बने। अमृतपाल, क्या हो रहा है इस वक्त अगर हम समझना चाहें अमेरिकी राजनीति में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अब एक तरह से तय हो गया है कि राष्ट्रपति तय हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। मार-आ-लागो में फ्लोरिडा में जहां मैं हूं, वेस्ट पाम बीच पर, वो इस वक्त अपने स्ट्रैटेजिस्ट के साथ अपनी अगली टीम की तैयारी कर रहे हैं। पहली बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की कि सूजी वाइल्स उनकी चीफ ऑफ स्टाफ होंगी। ये ऐतिहासिक निर्णय है, यहाँ घोषणा है, क्योंकि सूजी वाइल्स जो उनकी कैंपेन मैनेजर थी, पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ होंगी अमरीकी हिस्ट्री में। तो 67 ईयर ओल्ड हैं, क्रेडिट किया जा, इनकी चीफ कैंपेन मैनेजर थी। ये जो इनकी जीत है उसके लिए उनको क्रेडिट किया जाता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका नाम भी लिया था, विक्ट्री स्पीच में कहा था, उनको आइस बेबी कहा था, जिसका मतलब ये है कि वो कूल रहती हैं, बैकग्राउंड में रहती हैं, ज़्यादा सामने नहीं आती, पब्लिक इमेज नहीं बनती, पर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है चीफ ऑफ स्टाफ, जो सरकार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में बड़ी अहम भूमिका निभाता है, या किसी भी सरकार में चीफ ऑफ स्टाफ एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सूजी वाइल्स की अनाउंसमेंट हुई है। अटॉर्नी जनरल एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, उसके लिए कई नाम चल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी लीगल केसेस चल रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल उसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे इनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मिल जाएगी, पर 4 साल बाद जब ये राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, केसेस दोबारा चल सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल चाहेंगे कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ड्रॉप किए जा सकें। उसमें कई नाम चल रहे हैं, एरिक श्मिट का नाम चल रहा है, जॉन रैटक्लिफ का नाम चल रहा है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किसको चूज करते हैं। CIA डायरेक्टर के लिए कैश पटेल, जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स के बेटे हैं, हालांकि वो तो यहाँ बॉर्न ब्रॉट अप इंडियन अमेरिकन हैं, पर उनके माता पिता यहाँ माइग्रेट किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा हैं। उनका नाम CIA डायरेक्टर के लिए चल रहा है। और भी कई नाम राउंड्स कर रहे हैं। तुलसी गबार्ड का नाम राउंड्स कर रहा है, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का नाम राउंड्स में है कि वो हेल्थ पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट या अहम भूमिका निभा सकते हैं। इलॉन मस्क हो सकता है कि एक नया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड कर सकते हैं। अपना जो हार्डकोर कॉर्पोरेट स्टाइल है उसको यहाँ या उसकी पॉलिसीज़ को यहाँ सरकार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। $2 ट्रिलियन की कटौती करने की कोशिश करेंगे फेड बजट में, तो उनका नाम भी चल रहा है। तो ये कुछ नाम हैं जो चल रहे हैं। फॉर्मर फॉक्स होस्ट टकर कार्लसन का नाम चल रहा है उनकी सपोर्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो उन्होंने दिखाई। तो इस तरह के कई नाम चल रहे हैं। अब देखना होगा कि किसको अपनी टीम में लेते हैं, क्योंकि जो बाइडन ने इनको इनवाइट किया है व्हाइट हाउस में। यहाँ कस्टमरी रिचुअल है कि करंट प्रेसिडेंट इलेक्ट को इनवाइट करता है और ट्रांजिशन टीम उनके साथ काम करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त सबसे अहम है अपनी टीम जल्द से जल्द बिठाना, और जो बाइडन की टीम के साथ ट्रांजिशन टीम काम करेगी, क्योंकि जो बाइडन अब लेम डक प्रेसिडेंट हो चुके हैं, वो कोई फैसला आप खुद नहीं ले सकते इनको कंसल्ट किए बगैर। तो इस वक्त टीम की फॉर्मेशन पर पूरी जॉकिंग चल रही है, लॉबिंग चल रही है। इनके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई कैंपेन में, चाह रहे हैं कि वो इनकी कैबिनेट में यहाँ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हासिल कर सकें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। धन्यवाद अमृतपाल। फ्लोरिडा से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो टीम डोनाल्ड ट्रंप है उसका चयन इस वक्त चल रहा है। और चलते चलते अब आपको छोड़े जाते हैं गोवा में शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से पहले जो NFDC फिल्म बाजार है उसके 18वें संस्करण के लिए जो 6 फिक्शन फिल्म्स की घोषणा की गई है। आपको बताते हैं इन फिल्मों के बारे में। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नवंबर से गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफी शुरू हो रहा है। इसके साथ ही आयोजन होता है एनएफडीसी फिल्म बाजार का। फिल्म बाजार के 18वें संस्करण के लिए 6 फिक्शन फिल्मों की घोषणा की है, जिन्होंने इस साल इफी में वर्क इन प्रोग्रेस लैब के लिए आधिकारिक चयन में अपनी जगह बनाई है। इन चयनित फिल्मों में शामिल हैं त्रिवेणी राय द्वारा नेपाली फिल्म शेप ऑफ मोमोज, शक्तिधर बीर की बंगाली फिल्म गांग शालिक, मोहन कुमार वलासला द्वारा तेलुगु फिल्म येरा मंदारम, रिदम जानवे की कड्डी नेपाली फिल्म काटी रीराटी, सिद्धार्थ बाड़ी की मराठी फिल्म उमल और विवेक कुमार द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म द गुड, द बैड, द हंग्री। इन 6 फिल्मों में से 5 युवा और उभरते फिल्म निर्माताओं की पहली फिल्में हैं। ये फिल्में न केवल विविध कथानायकों का खजाना दिखाती हैं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की एक समृद्ध परिप्रेक्ष्य को भी दर्शाती हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण युवा फिल्म निर्माताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर उनकी अभिनव कहानी कहने और नए दृष्टिकोण को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस लैब नाटकीय रिलीज के उद्देश्य से फिक्शन फीचर्स के लिए समर्पित है, जिसमें प्रत्येक वर्ष अधिकतम 6 फिल्मों का चयन किया जाता है। 2008 में अपनी स्थापना के बाद से वर्क इन प्रोग्रेस लैब ने उन फिल्मों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका प्रीमियर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ है, जो आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। फिल्म बाजार दक्षिण एशियाई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।